हाँ बेटा, जैसे कि बोर्ड पे आपको जॉब कॉस्टिंग दिख रहा होगा, तो हमने आपको बताया कि इसमें भी कॉस्ट शीट वाला फॉर्मेट यूज़ होता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है समझो। जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो तो पास रिकॉर्ड की बनाई जाती है कि मान लो 2023 ख़त्म हो गया, सपोज कर लेते हैं, या 2022 अभी निकला है, तो 2022 में आपने कितना प्रोडक्ट बनाया, क्या मटेरियल लगा, क्या लेबर लगी, कितना रेंट पे किया, क्या फैक्ट्री ओवरहेड हैं, क्या ऑफिस ओवरहेड हैं, उनका डेटा रिकॉर्ड करके आपने कॉस्ट शीट बना के निकाल लिया। ठीक है, ऐसे करके आप कॉस्ट डिज़ाइन कर लेते हो, कितनी कॉस्ट लगी, डिफरेंस आपका प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट वाला एंगल वाला प्रॉफिट होता है, उसमें बहुत सारे खर्चे नहीं दिखाए जाते हैं, वो सब आपने कॉस्ट शीट में दे रखा है, उसके एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। हमें तो मेनली डिस्क्राइब करना है कि जॉब और कॉस्ट शीट में, क्योंकि इसकी कॉस्ट शीट का भी वही नाम है, बस आगे जॉब लग जाएगा, बनाएंगे वही, लेकिन देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे हम, यहाँ क्या बनाएंगे अभी, जॉब कॉस्ट शीट, और फॉर्मेट वही यूज़ होगा, मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्राइस निकल के आएगा तो क्या लिख देंगे, जॉब प्राइस। अब ये निकालने की नीड कहाँ पड़ रही समझो, हर इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग नहीं लगती। जॉब कॉस्टिंग उस इंडस्ट्री में लगाई जाती है जहाँ पे जो काम है वो अलग अलग वैरायटी के आ रहे हैं। एग्जाम्पल समझना, हम सीएमए पढ़ाते हैं तो सीएमए मेरा रनिंग काम है, ठीक है, लेकिन मान लो कोई है कि एक बच्चा आ जाए कहते हैं कि हमें एमबीए की कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है, तो तुम कहोगे सर कॉस्ट अकाउंटिंग तो सेम होगी, चैप्टर क्या सेम होंगे, सवाल क्या सेम होंगे, तुम भी समझदार हो, नहीं सेम होंगे। बात समझ लो, ऐसे तो सब बच्चे पढ़ सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लें, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लें, हर चीज़ में काम में आ जाए, लेकिन हर चीज़ में कोर्स कंटेंट अलग होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग होते हैं, किसी में कोई टॉपिक है, किसी में कोई टॉपिक नहीं, तो इसलिए तो अलग अलग पढ़ना पड़ता है सबको। तो मान लो एमबीए का बच्चा आ गया, तो अब उसको हमें पेमेंट बतानी कि तुमसे कितनी फीस चार्ज करेंगे, तो भाई हम ये देखेंगे कितना उसको हम बना के देंगे मटेरियल, ठीक है, क्या क्या हम नोट्स बना के उसको देंगे, उसमें क्या कॉस्ट लग रही है, हमारी लेबर कॉस्ट कितनी लगेगी, और कुछ लेबर अगर लगते हैं अपने में इसको प्रोवाइड करने में क्लासेस, तो उनकी कॉस्ट क्या लगेगी, प्लस ओवरहेड, जो फैक्ट्री सैक्ट्री वाले हैं ये भी तो चार्ज करेंगे थोड़े से, भाई इसको फैक्ट्री समझ लो आप एक तरीके से, पढ़ाने के नाम पे क्लासरूम है, वैसे अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा तो ये फैक्ट्री हो जाती, तो उसकी भी तो कुछ कॉस्ट रिकवर करेंगे, तभी तो उसका प्राइस बता पाएंगे। तो उसको प्राइस बताने के लिए जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसको बोलते हैं जॉब प्राइस। और ये तभी करने की नीड आती है कि जब जो आप काम कर रहे हो रेगुलर काम से हट के कुछ काम आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास काम ही वैरायटी का आता है, जैसे मान लो आपकी सपोज कर लो सोफ़े की दुकान है, तो कुछ सोफ़े तो आपने बना के रखे होंगे, तो हो सकता है कोई आदमी वही सोफ़ा खरीदने आए तो पट्ट से बोल दोगे 16,000 का है, ये 24 का है, ये 48 का है, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग वगैरह आपने कर रखी, वो तो काम बन चुका है। लेकिन एक आदमी आया, उसने कहा भाई हमारे घर के हिसाब से नाप क्या है, जैसा हम कह रहे हैं वैसा सोफ़ा बनवा दोगे क्या, तो आदमी बिजनेसमैन है, बनवा तो देबे करेगा, लेकिन उससे सारी बातें पूछनी पड़ेंगी, कैसा सोफ़ा बनवाना चाहते हो, पहले एक लेबर उसके घर में भेजो, नाप क्या है, कहाँ कहाँ कितना कितना एरिया है, उसको बताया कहाँ से कहाँ तक बना दे, तो कहेगा भाई हमको ऐसे से लेकर ऐसी डालना है, नाप के आएगा आदमी, कितना चौड़ा बना दें, बढ़िया बनाना राजा बाबू वाला कि हल्का काम चलाऊ बनाना है, सब पूछना पड़ेगा, लकड़ी का बनाए कि वहाँ हम स्टील का बनाएं, समझ लो, गद्दे किस क्वालिटी के लगाएं, तो सब पूछना पड़ेगा कि भाई आपका बजट कितना है बताओ, लाख 1.5 लाख 2 लाख तक का सोफ़ा बना सकते हैं हम, तो जिस हिसाब से वो बजट अपना बनाएगा तो हम फिर कॉस्ट करके उसको बता पाएंगे, तो उसके लिए अलग से पन्ने पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि ये सोफ़ा बनाने में इतना मटेरियल, ये सोफ़ा बनाने में इतनी लेबर, ये सोफ़ा बनाने में इतना ओवरहेड। अब ओवरहेड उसके अलग से तो निकाल नहीं सकते, ओवरहेड तो आप देखोगे कि आपका जो फर्नीचर शॉप है उसमें रेंट कितना जाता है, लाइटिंग कितनी जाती है, यही तो ओवरहेड होते हैं, तो उसका एक रेट निकाल लोगे, एक रिकवरी रेट, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ओवरहेड वाले में, रिकवरी रेट 5 मेथड से निकाले जाते थे, यहाँ एक ही मेथड से निकाले जाएंगे वेजेस के हिसाब से। ये लोग कहते हैं कि ज़्यादातर जॉब कॉस्टिंग जहाँ पे लेबर इंटेंसिव वर्क होता है वहाँ लगता है, जैसे सोफ़ा बनाने में देखो भाई, सोफ़ा तो कोई बना सकता है, लेकिन लेबर की कारीगरी का ही सारा अर्थ है, उन्हें सब मटेरियल लगाने के बाद भी सोफ़ा चौपट करके रख देगा, तो इसका मतलब ये इंडस्ट्री कैसी, लेबर इंटेंसिव, लेबर का रोल ज़्यादा है, तो यहाँ पर वर्ड कैसे रिकवर किए जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। तो हम देखेंगे अपने पिछले साल में कितनी वेजेस लगी थी, तो मान लो कंपनी के अंदर वेजेस लगी हो 2 लाख रुपए की, तो पिछले साल का ओवरहेड देखेंगे कितना लगा था, मान लो ओवरहेड लगा हो 1 लाख रुपए का, तो इसका मतलब कि लास्ट ईयर में रेशियो क्या चल रहा है कि जितने मेरे वेजेस खर्चा होते हैं उसके आधे के बराबर ओवरहेड खर्चा होते हैं।
परसेंटेज फॉर्म में बोल दें तो 50% बोल दो। तो यानी लास्ट ईयर का डेटा क्या कहता है कि 50% ओवरहेड कितने लगेंगे, 50% ऑफ द लेबर कॉस्ट। समझ में आ रही बातें? तो ये एक रेट डिज़ाइन हो गया है। अब सोफ़ा बनाएंगे तो क्या करेंगे, कितने का मटेरियल लगा, मान लो 50,000 का मटेरियल लगा, 50,000 मटेरियल, लेबर लग रही 40 की, तो 40 की लेबर 90 हो गया, और ओवरहेड कितने जोड़ देंगे, 20,000। तो जो रेट निकालेंगे वो पिछले साल पास डेटा से रिकवरी रेट निकालेंगे और उसका यूज़ करेंगे जॉब कॉस्ट शीट के अंदर। यही दो काम करने होते हैं इसमें। समझ में आया? तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको बताया है कि जॉब कॉस्टिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे डील करते हैं, क्यों ज़रूरत है पिछले साल का रिकवरी रेट निकालने की, क्योंकि हम प्रोडक्ट के प्राइस बता पाएँ। क्योंकि उससे अगर ऐसा कह दिया तुमने उस कस्टमर से कि पहले भैया सोफ़ा बनवा लो फिर हम पैसा बताएंगे, तो कहीं बनवा ले तो तुम पैसा उसके हिसाब से नहीं बनाए, तो कहेगा हम तो सोचे यार 50,000 बन जाएगा, तुम तो 1.5 लाख कही रहो, हम नहीं ले पाएंगे, तो तुम्हारा सोफ़ा धरा रह जाएगा। इसलिए आदमी इंडस्ट्री में क्या करता है, सब बताता है फिर कुछ एडवांस ले लेता है। अगर 1.5 लाख का सोफ़ा पड़ रहा तो आदमी कहेगा यार भाई 20-25 हज़ार एडवांस दो, कम से कम गलीमत तो रहे कि हाँ लेन जाओगे सोफ़ा। बात समझ रहे हो? और इन सब इंडस्ट्री में आदमी 50% ले लेता है एडवांस, कहता है भाई मटेरियल भाई का तो पैसा दे दो कम से कम, कि सामान वामान तो ले आए हम, तब वो काम चालू करता है। चाहे वो घर का ठेका हो, अब यही घरों वाले में चलता है, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से घर बनवाता है ना। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट एक नक्शा पास कर दे कि 1,000 स्क्वायर फीट के घर ऐसे ही दिखेंगे, ऐसे ही बनेंगे, यहीं पे बाथरूम बनेगा सबका दाहिने साइड में, तब तो यूनिफॉर्म हो जाता। तो कॉन्ट्रैक्टर को लगाना पड़ता है, वो कॉन्ट्रैक्टर ये वाली नहीं लगाता, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगाता है। तो रियल एस्टेट के बिजनेस में वही चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो जाती है, बाकी प्रोडक्ट के बिजनेस में, बाकी सारे बिजनेस में यही चीज़ जॉब कॉस्टिंग हो जाती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया चैप्टर का इंटेंस? तो अब हम लोग को दो काम करने होते हैं। आपके पास क्या होगा, आपके सवालों के अंदर सवाल लगभग ऑलमोस्ट सारे सवाल सिमिलर टाइप के मिलेंगे, काम वही हो रहा होगा, क्वेश्चन की डिजाइनिंग अलग तरीके से रहेगा, डेटा अलग तरीके से देगा, काम वही करना है हर सवाल में। तो दो टाइप के डेटा हम लोग को चाहिए होते हैं क्वेश्चन में, एक तो जिस जॉब की कॉस्ट निकालनी उस जॉब का डेटा, और प्लस पिछले साल का डेटा चाहिए जिससे हम रेट निकाल पाएं। ठीक है? तो अगर सवाल में कुछ बताया नहीं गया होगा, अगर सवाल, जैसे हम सवाल पढ़ेंगे भी, सवाल में कह दिया उसने कि ओवरहेड तुम मटेरियल के हिसाब से रिकवर करोगे, तो मटेरियल के हिसाब से करेंगे, फिर ओवरहेड बेच वाला ज्ञान नहीं चलेगा। अगर सवाल स्पेसिफाइड नहीं बोलता है तो अभी लिखवा देंगे आपको कि सवाल अगर नहीं बोलता है तो फिर वेजेस के हिसाब से निकालोगे, और अगर सवाल ने स्पेसिफाई कर दिया तो भाई जैसा कही रहा वैसे कर लो काम, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। समझ लो? तो यानी ये बात डिपेंड करेगी कि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया गया है कि नहीं किया गया। ज़्यादातर सवालों में स्पेसिफाइड नहीं करता है तो वेजेस वाला एंगल प्रिवेल करेगा। बाकी अभी नोट्स बनवा देंगे, एक आधा सवाल कर लो तो थोड़ा देखो होता क्या, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे जब तक आप उसका एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करते हो तब तक कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि उसकी थ्योरी कहीं ऊपर से जा रही है। तो थोड़ी थोड़ी तो पकड़ लेते हो, लेकिन 100% क्लैरिटी के साथ कोई बात को तभी समझ सकते हो जब उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप नज़रों के सामने से देख लो। जैसे 11th-12th क्लास में अगर तुम्हें कोई फाइनल अकाउंट एक्सप्लेन कर रहा होता कि बेटा फैक्ट्री वाले खर्चे ट्रेडिंग में जाते हैं, इधर ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है, उससे सुन तो रहे हो आप, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिख नहीं रहा जब तक वो लाइव एक बार करके ना दिखाया जाए। वो एक बार करके दिखाया जाए और फिर उसके बाद वो कहानी बताई जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है, कनेक्ट कर पाता है आदमी। तो एक सवाल कर लो तो फिर और ज़्यादा आपको इसको थ्योरी एक्सप्लेन कर पाएंगे हम। तो आओ पहला सवाल करते हैं। सवाल लगाना इजी काम होता है, टीचर स्टूडेंट का यही काम टिपिकल होता है। सवाल लगवाना टीचर के लिए भी आसान है और सवाल लगाना बच्चे के लिए भी आसान है। कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करना टीचर के लिए कठिन है और कॉन्सेप्ट समझना बच्चे के लिए कठिन होता है, लेकिन ये कठिन करने वाला काम भी तुम्हें सीखना पड़ेगा। जब तक तुम ये काम नहीं सीखोगे तब तक प्रैक्टिकल रियलिटी को नहीं समझ पाओगे और फाइनल में तो एकदम धाराशाही हो जाओगे, क्योंकि वहाँ सारा गेम ही कॉन्सेप्ट का है। समझ लो? फॉर्मूले वॉर्मूले कोई खेल ही नहीं है। फॉर्मूले वॉर्मूले जो सीख रहे हो सब इंटर तक सीख लोगे,
तो वहाँ फॉर्मूले वार्मूले ज़्यादा काम ही नहीं करेंगे। वहाँ जो यहाँ तक के फॉर्मूले आपने बटोरे हैं, चैप्टर की डेप्थ बटोरी है, इसके नॉलेज के हिसाब से वहाँ चीज़ें चलेंगी। तो इसलिए इतना डिटेल में चीज़ें आपको बताई जाती कि भाई फाइनल लेवल में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आओ सवाल करते हैं। लिखा है एक न्यूली अपॉइंटेड कॉस्ट अकाउंटेंट है। देखो कॉस्ट अकाउंटेंट है, कितनी बढ़िया बात है, और अभी नया नया अपॉइंट हुआ, मतलब सीएमए डिग्री क्वालिफाई हो चुका है, तभी तो सीएमए रखा गया कहीं पे। लेकिन देखना भी कैसे कूड़े जैसी बनाएगा ये। तो यानी लोग सीएमए करने के बाद भी गलती करते हैं। तुम भी अगर न्यूली क्वालिफाइड हो गए, सब नहीं पढ़ के कायदे से गए हो गए, तो तुम भी किसी जॉब के ऐसी प्राइसिंग निकाल दोगे। प्राइस तो देखो सवाल में दे रखा है, लेकिन ये गलत सलत प्राइस, आपको इसी को रिकैलकुलेट करके सही बताना है। प्राइस देखो दे रखे हैं, कह रहा है इस जॉब नंबर में इस न्यूली क्वालिफाइड सीएमए ने कहा है कि इतने का मटेरियल लगेगा, इतने की वेजेस लगेगी, इतने डिपार्टमेंट में इतने इतने घंटे काम होगा, इन सब घंटे का 22 घंटे हो रहा है, तो जोड़ के इन्होंने ओवरहेड निकाल दिया। भाई टेक्निकली यहाँ पे जो ये जोड़ा गया है प्राइम कॉस्ट का बाद क्या जोड़ते हो बताओ? लिखा नहीं है लेकिन है तो ये फैक्ट्री ओवरहेड। तो टेक्निकली ये क्या हो गया, लिख लेना आप बगल में, ये क्या है आपका फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा जाता है। तो उन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ जोड़े, लेकिन किस बिहाफ पे जोड़े हैं बताओ? प्राइम कॉस्ट का 33%। जब ओवरहेड पढ़ा रहे थे तो हमने पांचों मेथड आपको डिस्क्राइब किए थे कि परसेंटेज ऑफ मटेरियल वन इंडस्ट्री में लगाया जाता है जो मटेरियल इंटेंसिव होती हैं, यानी उनके में मटेरियल का योगदान ज़्यादा है, लेबर का योगदान कम है। जैसे मान लो मैगी की दुकान, तो सब बना बनाया आ रहा है, पानी डालो मसाला डालो उतना ही डालना, तुमको दिमाग लगाने नहीं, पट्ट से मैगी बन जाएगी, झम्म से बेचो, समझ लो। तो वहाँ पे क्या है कि मटेरियल का इंटेंसिव ज़्यादा है। वही मैगी कोई घर में बनाने का प्रयास करेगा, पैकेट ना खरीद के लाए, अपना मसाला, अपनी मैगी, अपना आटा, अपना पानी, तो वो स्वाद नहीं आ पाएगा। और या 10 बार बनाएगा तो 10 तरीके के स्वाद निकलेंगे, सेम जैसा नहीं आएगा। तो वहाँ पे कलाकारी लेबर की चालू होती। तो मटेरियल इंटेंसिव वो इंडस्ट्री होती जहाँ पे मटेरियल का उस प्रोडक्ट में काम ज़्यादा है, लेबर का योगदान थोड़ा सा कम है। ये नहीं कह सकते कि बिना लेबर के बन जाएगा, बस समझ लो। ऐसे तो मैगी का तो पैकेट तुम खुलो अपना बन जाओ, हम खाएं, लेबर लगेगा ना कुछ, लेकिन लेबर का योगदान कम है। कोई भी होगा, कोई भी लेबर पकड़ रहा है वो भी बना देगा फटाफट, हल्का समझा दिया बनाना चालू कर दिया। तो लेबर इंटेंसिव कम है, मटेरियल इंटेंसिव ज़्यादा है। तो वो लोग लेबर कैसे करते हैं? मटेरियल के हिसाब से। जहाँ पे 3-4 डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, इसका मतलब वो लेबर इंटेंसिव है। तो यहाँ पे इन्होंने यही गलती कर रखी है कि जो ओवरहेड लिख रखे हैं वो प्राइम कॉस्ट का 33% लिख रखा है, यानी ओवरहेड को कैसे रिकवर किया है? ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, जबकि ओवरहेड को रिकवर करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। यही काम सही कर देंगे, यही कॉस्ट शीट दोबारा बन जाएगी, वही आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस काम को सही करके देना है। वो कैसे कहा, कैसे पता चल गया? यहाँ बोला है, कह रहा है कैलकुलेट करो और इंटर करो रिवाइज कॉस्ट यूजिंग द प्रीवियस ईयर फिगर एज बेस। तो इसलिए प्रीवियस ईयर की फिगर दे रखी हैं, इससे आपका बेस बनता है, इससे हमें समझ में आता है कि ओवरहेड कैसे रिकवर करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको एक क्या करना हो, 2 काम करने होंगे हर सवाल में। एक आपको प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट बनानी होगी, प्रीवियस ईयर के डेटा को देखते हुए, उससे आपको रेट निकालने होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, और कोई और ओवरहेड होंगे तो उसके भी निकालने होंगे। तो उन रेटों का इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं जॉब कॉस्ट शीट। तो एक बार सवाल लगवा देते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ें समझ पाओगे। तो पहला एक काम क्या हो जाता है, स्टेप 1 क्या हो गया बेटा, कि प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट बनाना यूजिंग प्रीवियस ईयर डेटा। तो प्रीवियस ईयर का डेटा ये है, मतलब ऊपर वाला कौनो डेटा तुमको नहीं देखना, ये देखो सिर्फ बस। मटेरियल कितने का लगा है? 77,500 का। ठीक है, कॉस्ट शीट पहले पढ़ा चुके हैं तो फॉर्मेट इसलिए छाप दिया कि कॉस्ट शीट तो आदमी पढ़ ही चुका है। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस अलग अलग दे रखे हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। अब तुमको अगर डिपार्टमेंट नहीं लिखा तो 3 डिपार्टमेंट में काम हो रहा तभी तो ABC लिखा। यहाँ तो देखो हेडिंग से तुम्हें पता ही चल रहा 3 डिपार्टमेंट है, तो ये 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट BC, और इनमें कितना लगा है? 5, 6, 4, तो लिख दिया हमने 5,000, 6,000 और 4,000। कितना हो गया टोटल? 15,000। कोई समस्या बताओ बेटा? नहीं समस्या हुई, आगे चलते हैं। तो टोटल प्राइम कॉस्ट बताना बेटा कितना है?
92,500। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद फैक्ट्री के ओवरहेड यहाँ से देखो दे रखे हैं, सब दे रखा है 2500, 4000 और 1000। तो 2500, 4000 और 1000 कितना हो गया इसका सम? अरे इसका सम बेटा देखा तो करो, हम कहाँ पेन चला रहे हैं, कहीं और बता रहे हैं। हम कह रहे हैं इसका सम बताओ, सबका सम बता दे रही। 7500, इन दोनों का सम कितना हो गया? बन रहा है। तो वर्क कॉस्ट तक कोई समस्या नहीं, वो कॉस्ट शीट टाइप का बन रहा है। पहले समझ लो, भी लिख लेना, कहीं भाग थोड़ी ना रहा, कहीं हम भाग रहे हैं, कहीं नहीं उसमें भाग रहे हैं, ना कहीं प्रोजेक्टर भाग रहा है, समझ, सब यहीं रहेगा। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी नोट कर लेना, टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। तो ये आ गई बेटा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद एक और कॉस्ट है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट बोलो या सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोलो, एक ही बात होती है। तो ये दे रखे हैं आपके कितने, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 31। जितने भी सवाल में ओवरहेड होते हैं इनके रिकवरी रेट निकाले जाते हैं, वो निकालने पड़ेंगे। तो हमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा निकालनी पड़ेंगी, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेस। अगर कुछ नहीं बताया जाता है तो फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर किए जाते हैं किस बेसिस पे? डायरेक्ट वेजेस पे। सवाल कह देगा तो उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। जॉब कॉस्टिंग के सवाल में कहता ही नहीं है, तो ये मान के चलो कि ज़्यादातर सवालों में डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से निकालना पड़ेगा। लेकिन कौन से ओवरहेड? सिर्फ फैक्ट्री वाले, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड किस पे निकालते हैं? ऑन वर्क कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड समझ के चलना कि अपने से जस्ट ऊपर वाले के दाम पे निकाले जाएंगे, क्योंकि हो सकता है इस सवाल में एडमिन भी होता, तो एडमिन जोड़ते तो सीओपी आता, ठीक है। तो अगर सीओपी इस सवाल में आ रहा होता तो ये निकाला जाता सीओपी के आधार पे, नहीं है तो वर्क कॉस्ट के आधार पे, ठीक है। तो अभी नोट्स बाद में बनवा देंगे, पहले सवाल लग जाए फिर नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। करेक्ट। फैक्ट्री का याद कर लो, किस पे निकालेंगे? वेजेस पे। और बाकी सेलिंग का किस पे निकालोगे? अपने से जस्ट पहले जो आइटम आया हो कॉस्ट की भाषा में। यहाँ वर्क कॉस्ट आई तो वर्क कॉस्ट के आधार पे निकाल लो। ज़्यादातर सवालों में वर्क कॉस्ट ही होती तो काम चल जाएगा आपका। तो भैया आप देखो, ये रेट निकालने हैं, लेकिन रेट ऐसे इकट्ठा तो निकलेगा नहीं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? डिपार्टमेंट ए का अलग रेट, डिपार्टमेंट बी का अलग रेट और डिपार्टमेंट सी का अलग रेट। आओ निकलवाओ। कैसे निकालोगे? इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? किसका परसेंटेज निकालना चाह रहे हो, इसको ऊपर लिखो। किस पे बेस करके निकालना चाह रहे हो, उसको नीचे लिखो, इनटू 100 कर दो। एकदम सिंपल। जिसका आपको परसेंटेज निकालना उसको ऊपर लिख दीजिए, जिसको बेस बना के परसेंटेज निकालना उसको बेस में लिख दीजिए, इनटू 100 कर दीजिए फटाफट ए बी सी का। तो ए का ओवरहेड अगर देखो तो ए का ओवरहेड देखो बेटा कितना है? 2500। बी का कितना है? सी का कितना है? तो ओवरहेड तीनों के हमने क्या लिख दिया बेटा? ऊपर साइड लिख दिए, अपर साइड में लिख दिया। इन तीनों के वेजेस आपको नीचे साइड लिखने हैं। वेजेस देखें तो 5, 6 और 4 है, तो 5000, 6000 और 4000 इनटू कर देना है 100, तो आ जाएगा परसेंटेज फॉर्म में। पहला आ गया बेटा 50%, दूसरा आ गया 66.67 और तीसरा आ गया 25%। ये समझ में आता है? ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड निकालना पड़ेगा ऑन वर्क कॉस्ट। ये तो अच्छा है कि वो डिपार्टमेंट वाइज नहीं दे रखा, तो 3 बार नहीं निकालना, कॉमन निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सेलिंग ओवरहेड डिवाइड बाई वर्क कॉस्ट इनटू, तो सेलिंग ओवरहेड है 30,000 डिवाइड बाई 1,00,000 इंटू 100। ये समझ में आता है? अब बहुत ध्यान से, मेनली जॉब कॉस्टिंग बनाने के लिए हमको यही चाहिए होता है, ये परसेंटेज चाहिए होते हैं। तो हो सकता है आगे किसी सवाल में ये परसेंटेज सवाल मुंह खोल के खुद बता दे। अगर बता देगा तो ये काम अपना मिनिमाइज हो जाएगा, ये काम नहीं करना होगा। हमको चाहिए होते हैं ये परसेंटेज, इसलिए हम पास डेटा तैयार करके वो परसेंटेज निकालना चाहते हैं, इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ तो सवाल बोल ही रहा तब तो करना है, अगर दे भी रखा होता तब भी निकालना पड़ता, क्योंकि सवाल कह रहा।
सवाल सर्वपरे होता है, सर्वप्रथम उसी का सुना जाता है क्योंकि वही नंबर दिलवाएगा एग्जाम में। असो अब 3 पार्ट में सवाल आया तो 3 पार्ट में नंबर लिखे होते हैं एग्जाम में। अब इसका नंबर अगर ऐसे लिख के आता 6, ऐसे 6 तो नहीं लिखेगा, 6 बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे लिखेगा 3 + 2 + 1, तो इसके 3 नंबर, इसके 2, इसके 1, ऐसे। तो अगर मान लो कोई ये ना बनाए तो 3 नंबर उसके चले गए। तो अगर सवाल में कुछ कहा गया तब तो बनाना ही बनाना है, वरना अगर हमें खाली जॉब कॉस्ट शीट बनानी होगी, परसेंटेज गिवन होंगे, तो ये काम नहीं करना पड़ेगा। आगे का तरीका तैयार हो रहा है जिससे आगे सवाल में परेशानी ना हो जाए। पहले सवाल से कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, बाकी सवालों से उनकी प्रैक्टिस होती है। कुछ नया दे रखा हो तो वो सीखते हो, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बनाने का काम सिर्फ पहले सवाल से बनेगा। पहले सवाल से कॉन्सेप्ट अच्छे फ्रेम हो जाएंगे तो आगे के सवालों में वो दिक्कत बार बार नहीं आती। इसलिए पहले सवाल में इतना डिटेल में चीज़ें बताई जाती, समझाई जाती कि आगे उसकी परेशानियाँ ना हो। समझ गए? तो अब बेटा हमें बनानी है जॉब कॉस्ट शीट। तो सेकंड नंबर पे क्या काम करना है, जॉब कॉस्ट शीट बनानी है और फिर उस जॉब का प्राइस बताना है कितना होगा अगर मैं 10% प्रॉफिट चार्ज करूँ तो ये दोनों काम एक ही स्टेटमेंट में हो जाएंगे। अब जॉब में मटेरियल कितना लगा सवाल से देख लो, कितना मटेरियल लग रहा है हमारा 12.08 का, तो यहाँ लिख दिया हमने 12.08। लेबर भी कितने की लग रही है 5.5 की, लेकिन इसको अलग अलग तोड़ के लिखेंगे, एक साथ नहीं, ठीक है, अलग अलग तोड़ के। तो देखो सब में 25 पैसे का ही रेट लगाया गया है, तो यहाँ काम 10 घंटे हुआ, यहाँ 4 घंटे, यहाँ 8 घंटे, सबको 25-25 पैसे से गुणा कर दो। कहोगे सब आएगा तो सर इतना ही, अलग अलग निकालने से हम ओवरहेड निकाल पाएंगे, अभी अलग अलग ओवरहेड निकाल पाएंगे, इसलिए अलग अलग निकालना ज़रूरी होता है। समझ में आ गया? तो अलग अलग निकाल के लिखोगे 10, 4 और 8 आवर्स, 10 आवर्स, 4 आवर्स, 8 आवर्स, और रेट क्या है 25 पैसा पर आवर। मल्टीप्लाई करवाओ जरा, बच्चा कहता है आया तो 5.5, इसकी फिगर से हमें ये निकालने में हेल्प मिलेगी, इसे अलग अलग निकाला है। ओवरहेड कैसे निकालोगे, इधर देखो बेटा, देखो इस बात का अर्थ क्या निकल रहा है इस 50% का, इसका अर्थ ये निकल रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड इस डिपार्टमेंट में, ए डिपार्टमेंट में फैक्ट्री ओवरहेड लेबर के 50%, बी डिपार्टमेंट में फैक्टर लेबर के 66%, सी डिपार्टमेंट में ओवरहेड लेबर के 25%। समझ लो? तो हमें क्या करना है, इन डिपार्टमेंट की जो लेबर कॉस्ट आई है उनको उन परसेंटेज से गुणा कर देना है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाले थे। तो सेम चीज आ गई, देखो जैसे यहां देखो, अब देखो आप एनालाइज कितना तगड़ा हो रहा है। जैसे यहां देखो 5,000 का आधा 2,500, तो यहां देखो 2.5 रुपये का आधा 1 रुपये 25 पैसे। तो परसेंटेज निकाल के ये वाला काम होता है। अब आदमी कैसे इतना दिमाग हम भी लगा लेंगे, आधा कर दें, वो तो 50% तो इजी हो रहा है। कहीं 44.87% आया हो तो कैसे प्रोपोर्शनल स्टाइल में चलते, इसलिए परसेंटेज निकाल लिया जाता है। एक बार परसेंटेज निकाल लिया तो काम तो जैसे सोफ़ा बनाने लग दिया, कभी कोई सोफ़ा बनवाने आ रहा हो, कोई कुर्सी बनवाने आ रहा होगा, अगले पल दूसरा कस्टमर, चौथे पल चौथा कस्टमर, तो हर बार कहाँ तुम रिकैलकुलेट करते फिरोगे, इसलिए एक परसेंटेज निकाल के आदमी दिमाग को बिठा लेता है। जैसे 50% आ गया उस वाले काम का मान लो, तो अपना समझ गया कि जोड़ेंगे फटाक से लेबर, आधा करेंगे और आ जाएगा, तो एक रेट तय हो जाता है, तो आदमी को बार बार उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसलिए एक रेट निकाल लेता है फटाक से। समझ गए? इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, सेकंड वाला कितना आ गया 0.67 करेक्ट है, और थर्ड वाला 0.50। तो जरा प्राइम कॉस्ट जोड़ के बताओ कितनी हुई 17.58, और इनको जोड़ के वर्क कॉस्ट बताओ कितना हुआ, इन सबको जोड़ दो, वर्क कॉस्ट बताओ कितनी हुई, कितना 1.25 है, यहाँ 0.50 है, यहाँ पे 0.67 है, इनका एडिशन करना है, एग्जैक्ट 20, करेक्ट बात है, एग्जैक्ट 20। और यहाँ सेलिंग यूनिट कैसे निकालोगे, इस 30% का अर्थ है कि जितनी वर्क कॉस्ट होगी इसका 30% लगेगा ओवरहेड, ठीक है। इस परसेंटेज का मीनिंग समझा रहे हैं, जो निकालते हैं उसका अर्थ समझा रहे हैं कि इसका क्या यूज़ होता है।
तो जब भी कभी सेलिंग ओवरहेड निकालने होंगे इसके बिजनेस में, तो आदमी पर कॉस्ट तक निकालेगा, उसका 30% निकालेगा आगे ओवरहेड सेलिंग वाले। तो भैया इस 20 रुपए का क्या कर दो आप, 30% निकाल दो, कितना आ गया, टोटल कर दो। और कोई कॉस्ट है नहीं, प्रॉफिट अकाउंट को 10% का चाहिए, जोड़ लो, जॉब का सेलिंग प्राइस या जॉब प्राइस आ जाएगा 28.60 रुपीज़। समझ गए? तो यानी जॉब के सवाल 3 स्टेप में लगते हैं। पहला, प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट बनाओ, उस कॉस्ट शीट के सारे परसेंटेज याद करो, खासकर ओवरहेड वाले। अगर सवाल में फैक्ट्री ओवरहेड है तो उसका परसेंटेज निकालो, सवाल में सेलिंग ओवरहेड है तो उसका परसेंटेज निकालो, और एडमिन भी होगा तो उसका भी निकाल लेंगे, हो सकता है अगले सवाल में आ जाए, उनके परसेंटेज निकाल लेंगे। और यहाँ तक 2 स्टेप तक का काम करने में जॉब का कोई काम नहीं लगेगा, मतलब जॉब का डेटा जो सवाल में प्रोवाइड होगा उसका काम नहीं लगेगा। जॉब का डेटा जो प्रोवाइड है उसको बनाने के काम में कहाँ लिया जाएगा, अब जॉब कॉस्ट शीट बनाओगे। क्लियर हो गया? कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत? चलो अभी आपको नोट करने का मौका दिया जाएगा, पहले 1-2 सवाल और करा दें, सिमिलर टाइप के 1-2 क्वेश्चन और हो जाए, अभी नोट करने का आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। जैसे अभी सवाल लगाया फर्स्ट वाला, लगभग ये 5th क्वेश्चन भी एकदम उसी टक्कर का है, तो एक रिपीटेटिव क्वेश्चन और लगा रहे तो कॉन्सेप्ट और मज़ेदार हो जाए थोड़े से। यहाँ पे जॉब नंबर 555 की बात करी गई है, बहुत अच्छा है, और इसका भी इन्होंने सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर रखा है। लास्ट ईयर का डेटा बना के दिया है पीएल अकाउंट, लेकिन हमको पीएल अकाउंट का क्या करना, हमको तो कॉस्ट शीट डिज़ाइन करके परसेंटेज निकालने होते हैं, पीएल अकाउंट से निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, पहले देखो डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने हैं, ये जो परसेंटेज निकाले थे वही हैं डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट, जो परसेंटेज आपने निकाले। दूसरा क्या करना है, रिवाइज करनी है कॉस्ट 2022 की एक्चुअल फीचर को बेस बना के, तो इसको बेस बना के मुझे रिवाइज करनी कॉस्ट शीट, और फिर उस पर 20% प्रॉफिट लेके सेलिंग प्राइस डिज़ाइन करना है। तो एकदम सवाल उसी के जैसा हो गया, बस यहाँ कहीं था पुरानी कॉस्ट शीट बनाओ तो भी रेट निकालने पड़े थे, और यहाँ कह सीधा रेट निकालो तब भी तो कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, तो काम टेक्निकली उतना ही करना पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट सारा काम हमें रिपीट वही करना पड़ेगा। तो आओ भैया पुराने डेटा को देखते हुए, इसको देखते हुए हम क्या बना लें, कॉस्ट शीट बना दे प्रीवियस ईयर की। मटेरियल कितना लगा हमारा, 1,50,000 का। इधर देखो बेटा बहुत ध्यान से, अब देखो वो सवाल इत्मीनान से आपने किया, पूरी गहराई के साथ समझ के। ये वाला सवाल देखना घड़ी के देखे 5 मिनट में लग जाएगा, समझ लो। तो पहले सवाल में डेटा एक्सप्लेन करना होता है, चीज़ें बतानी होती हैं, फॉर्मेट बताना होता है, चैप्टर के बारे में बताना होता, तो टाइम लगेगा। इसके बाद सवाल दर सवाल स्पीड बढ़ती चली जाती, और वो मीट आउट करना सीखना है तुम्हें। काफ़ी बच्चों के अंदर स्पीड जनरेट नहीं होती है, तो एग्ज़ाम में उनका पेपर छूट जाता है। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर कभी कभी आप बहुत स्पीड में करा देते हो। स्पीड में इसीलिए कराते कि स्पीड का मतलब समझो, तेज़ी समझोगे तो तेज़ लगा पाओगे। तो हमने कहा वही चीज़ 4 सवालों में करा दिया, अब भी स्पीड में ना कराएं तो कब कराएं, बात समझ लो। तो जिसके सवाल हो जाते हैं अगले सवाल में स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, और बढ़नी चाहिए भी। तुम्हारी नहीं बढ़ती तुम्हारी दिक्कत है, अगर ऐसी दिक्कत पाले रहोगे तो एग्ज़ाम में हो जाएगा काम खराब। तो स्पीड तो धीमे धीमे आपकी भी बढ़नी चाहिए। अगर रिपीटेटिव क्वेश्चन लगा रहे हो तो स्पीड थोड़ी तेज़ होनी चाहिए आपकी। हाँ ये है कि स्पीड को मेंटेन करने के चक्कर में ये ना हो कि सवाल गलत कर दे रहे हो। तो स्पीड बनाने वाला काम कब करना है आपको, किसी चैप्टर में, जब आपको चैप्टर डेप्थ में आ जाए, उसके क्वेश्चन गलत होना बंद हो जाए। जैसे आपने मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ा, 2-3 बार लगाया, टेस्ट दिया, अब सवाल गलत नहीं हो रहे हैं आपके, अब स्पीड पे आप काम कर सकते हो। पहले सवाल से स्पीड बनाने के चक्कर में पड़ोगे काम लग जाएगा। अब कोई गाड़ी चलाता तो सीधा तो नहीं 100 में डाल देता है 5वां गियर, धीमे धीमे डालना, पहला गियर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे करके। तो सीधा तो नहीं 100 की स्पीड भागने गई गाड़ी, धीमे धीमे स्पीड बना सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि स्पीड आपकी बन जाएगी, लेकिन धीमे धीमे प्रोसेस है। तो आओ बेटा प्रीवियस ईयर कॉस्ट शीट बनाते हैं। कितना हमारा कॉस्ट दे रखी मटेरियल की बेटा, 1,50,000 करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 1,50,000। इसके बाद लेबर 10, 12 और 8 XYZ, 10, 12 और 8। और एक और इस सवाल में देखा, उस सवाल में नहीं दे रखा था, इस सवाल में ये चीज़ दे रखी है।
ये दे रखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब तुमको कैसे डायरेक्ट मान लिया, इसको ऐसे माना है बेटा, ठीक है। स्पेशल टूल्स आइटम के बगल में क्या लिखा है, और पहली क्लास में बताया गया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम चार्जेबल एक्सपेंसेस है। तो ये पढ़ के हमको पता चला, ये पढ़ के नहीं पता चल रहा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन ये पढ़ के क्लियर हो गया कि भैया ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि चार्जेबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही दूसरा नाम होता है। तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे भी ये लिखा तो इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। 4000 मैं लिखूंगा कहाँ बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। चलो इसका ग्रैंड टोटल बताओ कितना हुआ, 1,84,000, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात कर लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की। 592 तो 5000, 9000 और कितना हो गया बेटा 2000। टोटल बताओ कितना हुआ। कैलकुलेटर चलाना सीखो, फटाफट चलाते रहो तभी मज़ा आएगा। एग्जैक्ट, अरे कितने मज़ेदार चल रहा है। एग्जैक्ट 2 लाख। सेलिंग ओवरहेड अगर देख पा रहे हो तो कितने खर्चा हो रहे हैं, 20,000, बहुत अच्छी बात है। तो टोटल कॉस्ट आ गए 2,20,000। यहाँ तक का काम नहीं कह रहा था लेकिन करना पड़ा क्योंकि रेट निकालने। अब यहाँ से असली सवाल का खेल चालू हुआ है। अब हमें क्या बताना है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड को शॉर्टकट में बताया था, OHS लिख सकते हो, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी। इसके अंदर 2 ओवरहेड का निकालना है हम लोग को। पहले किसका निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। ऑन किस पे निकालोगे, डायरेक्ट वेजेस। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेस। 3 डिपार्टमेंट का निकालना है, तो स्पेस कम है तो ABC ऐसा, ABC नहीं XYZ है, तो इधर अगल बगल लिख देते हैं। अब तो समझ ही गए हो सारा। और परसेंटेज कैसे निकलता है ये वाला, फैक्ट्री ओवरहेड ऊपर वेजेस नीचे इनटू, सो वही करवा दो जरा। तो फैक्ट्री ओवरहेड इनके हैं 952 नहीं 5000, 9000 और 2000। डिवाइड करना है आपको वेजेस से। वेजेस देखे 10, 12, 8, 10, 12 और 8 इनटू कर दें भैया 100। तो ये हो गया आपका 50%, ये हो गया 75%, ये हो गया 25%। कोई समस्या। एक और परसेंटेज हम लोग को निकालना है, परसेंटेज ऑफ सेलिंग कॉस्ट या सेलिंग ओवरहेड ऑन किस पे निकालोगे, वर्क कॉस्ट पे। ये तो कॉमन निकलता है, सेलिंग ओवरहेड 20,000 है, वर्क कॉस्ट 2 लाख है, तो 20,000 डिवाइड बाई 2 लाख और इनटू करोगे 100, तो आ जाएगा कितना 10%। क्लियर है। इसकी मदद से जॉब कॉस्ट शीट बन जाएगी। तो ये A पार्ट का आंसर हुआ और B और C पार्ट का आंसर इसी टेबल से एक साथ निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा B एंड C, दोनों का आंसर इसी में। मटेरियल देखो अब बेटा कितने का लगा है हमारा जॉब में। अब जॉब बना रहे हो तो जॉब का डेटा यूज करना है। मतलब कितने का लगा है 70। लेबर अलग अलग लिखेंगे, आएगी 45 की, लेकिन इन घंटों का अलग अलग लिखो। इन घंटों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 रुपए से, ठीक है। तो मटेरियल लगा बेटा हमारा 70 का, मटेरियल लगा हमारा इसमें कितने का 70 रुपीज़ का। वेजेस अलग अलग निकालोगे जितने घंटे काम हो रहा है, तो कितने कितने आवर्स काम हो रहा है बताओ बेटा फटाफट। 20, 15 और नहीं वैल्यू बता रहे हो क्या केवल डायरेक्टली, हाँ तो घंटे आवर्स बताओ बेटा ऐसे। 8 आवर्स, 6 आवर्स और 4 आवर्स, और रेट कितना है 2.50 पर आवर। मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आ गया आपका 20, ये आ गया 15 और ये कितना आ गया 10। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस जॉब में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं वो यहाँ लिखे 5 रुपए के। ये उठा के हमने यहाँ टिप दिए। टोटल कर लो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कर लो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 125, 120 एग्जैक्ट 120। बहुत अच्छी बात है। इसी के बिहाफ पे फैक्ट्री ओवरहेड निकाले जाएंगे। जितनी वेजेस लगी है वो लिख लो,
और परसेंटेज कर लो रिकवरी रेट से वेजेस वाले, 50, 75 और 25, यानी 50%, 75% और 25%। 10 रुपीज़ 11.25 और इसका हो जाता है शायद 2.5। जोड़ के वर्क कॉस्ट बताओ कितना? 143.75। ठीक है। इसके बाद सेलिंग ओवरहेड कितने लेने हैं आपको यहाँ से देख सकते हो, 10% लेना है वर्क कॉस्ट का, तो ले लो भैया इसका 10%, 14.38 कर लेते हैं, 375 आ रहा, राउंडिंग ऑफ करके 38 लिख सकते हैं, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका सम बताओ बेटा कितना हुआ? 158.13 और हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रॉफिट कितना चाहिए हमको? 20% टोटल कॉस्ट का, तो एक लाइन बढ़ा देंगे। हमने कहा एक लाइन के लिए अगला पन्ना क्यों बर्बाद करें, यहीं पे लिखेंगे। तो ऐड हो जाएगा हमारा प्रॉफिट 158.13 का, निकाल दो बेटा 20%। 31.626, तो 63 कर लेते हैं, है ना, राउंडिंग ऑफ करके। तो ये हो जाएगा जॉब का सेलिंग प्राइस, चाहे जॉब प्राइस लिख दो चाहे जॉब सेलिंग प्राइस लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना आ रहा है? 189.76 के आसपास। ठीक है, 189.76 ये फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गए? तो पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बस इतना फ़र्क आया है कि उसमें डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं थे और इसमें वो भी पिक्चर में आ गए। समझ गए? अच्छा, समझ गया वो तो बहुत अच्छी बात है। अब ये सब लिखवाएंगे, पहले समझते चले जाओ। एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखोगे? 4 देख लो पहले। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, फटाफट करा देते हैं। क्वेश्चन बेटा रीड कर लो, फटाफट कराता हूँ फिर मैं। चलो हम पढ़ाई देते हैं, बहुत टाइम लगा दोगे ऐसे। लिखा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिवाइड करती है 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसमें है? 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तीनों में काम होता है तो प्रोडक्ट बन पाता है। तो ऑल प्रोडक्शन इज अगेन स्पेसिफिक कस्टमर। बहुत अच्छा। तो जहाँ वो स्पेसिफिक कस्टमर वाला काम आ जाता है वहीं तो जॉब कॉस्टिंग है, जहाँ कस्टमर अलग अलग टाइप का आ रहा है। एक ही टाइप का कस्टमर, मान लो कोई सीएमए का बच्चा भी चला है, पट्टे से फीस बताने कल से पढ़े, क्या दिक्कत? उसके लिए कुछ दिमाग तो नहीं लगाना कि अलग से हम जॉब कॉस्ट शीट टाइप की बनाएं। उसका तो रेट पहले डिज़ाइन है कि ये पैसा है। जब नया काम कोई आता है तो उसकी प्राइसिंग करनी होती है। तो ये सब उन्हीं इंडस्ट्री में लगता ही है कि जहाँ पे अलग अलग टाइप के कस्टमर आते हैं और उनको एंटरटेन किया जाता है। जहाँ अलग अलग टाइप के कस्टमर आते हैं उनको एंटरटेन ही नहीं करना। जैसे मान लो अभी कोई सीए का बच्चा आ जाए, हम कहते हैं हमने सीए नहीं पढ़ाते, बात करता हूँ, हमको तब भी नहीं लगानी। नया कस्टमर आया लेकिन उससे हमें काम ही नहीं करना, तो क्यों कॉस्ट लगानी? लेकिन उसको अगर पढ़ाने का मन हो तो अलग से बैठ के पढ़ाएं, तो उसको पैसा बताना पड़ेगा, तब ये सब टेक्निक वहाँ काम में आएंगी। ठीक है। ऑल ऑर्डर आर डिसिमिलर, वो तो यही समझ गए थे कि कस्टमर अलग अलग आ रहा है तो ऑर्डर तो डिसिमिलर हो भी करेंगे। अगर एक ही जैसे होते तो मज़ा ही ना आ जाता है, फिर तो इतना दुख दर्द का है होता है ये चैप्टर पढ़ने का। ठीक है। अब मटेरियल देखो यहाँ, अब क्या है, यहाँ पे पास डेटा दे नहीं रखा पूरा। पास डेटा से आप वो परसेंटेज ही तो निकालते हो, और परसेंटेज निकालने के लिए यही 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक लेबर कॉस्ट चाहिए होती है और एक चाहिए होते हैं ओवरहेड। तो जो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है इसी को फैक्ट्री ओवरहेड कहा जाता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड का एक दूसरा नाम आपको मिल गया, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड को इस नाम से भी जानते पहचानते, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो फैक्ट्री ओवरहेड होती है इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब इन्होंने देखो क्या कर रखा, बहुत ध्यान से बात को समझना। ये सवाल का डेटा है,
फिर एक पर्टिकुलर ऑर्डर आया है, चाहे हम जॉब बोलें चाहे ऑर्डर बोलें एक ही बात, ये कभी कभी जॉब ऑर्डर भी बोल देगा, वही बात है, चाहे जॉब बोले चाहे खाली ऑर्डर चाहे जॉब ऑर्डर एक ही बात। वो उस जॉब ऑर्डर में ये सब लग रहा है, इन्होंने फिर से देखो कॉज निकाल के रखी है, लेकिन सही तरीका नहीं, अपने तरीके से निकाल के लिखेंगे। सवाल यहाँ ख़त्म हो रहा है, अभी सवाल ही का ये पार्ट है, यहाँ से तो आंसर चालू हुआ, पहले सवाल देखो, यहाँ नीचे का नहीं पढ़ना ऊपर का पढ़ना है। कह रहा है जनरल मैनेजर हैज़ हैज़ी आइडिया दैट जॉब्स एग्जीक्यूटेड ऑन ऑर्डर ऑफ दिस नेचर आर अंडर प्राइस, यानी जनरल मैनेजर कंपनी क्या कह रहा है कि जो जॉब हो रही काम हो रहा है इनको अंडर प्राइस करके हम बेचे दे रहे हैं, मतलब कम दाम वसूल रहे हैं कस्टमरों से, ये कहना चाह रहे हैं। सो द सर्विस ऑफ फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट को नहीं बुला रहा है, कह रहा है एक फर्म है कॉस्ट अकाउंटेंट के 5-6 कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, इनकी फर्म को ये दिया गया कि भैया इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो कि हम लोग अंडर प्राइस पे क्यों काम कर रहे हैं, क्यों हम इस चीज़ की कॉस्ट 2200 निकाल रहे हैं, इनको लग रहा है ऐसा कि कॉस्ट मेरी लग ज़्यादा रही है और हम वसूल कस्टमरों से कम रहे हैं, इसीलिए इन्होंने कॉस्ट अकाउंटेंट की टीम को हायर किया, पूरी फर्म को हायर किया है इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कैन यू डिटेक्ट, आप क्या डिटेक्ट कर सकते हो, मान लो इस कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म का हिस्सा हो आप, तो आपको भेजा गया है तो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इसमें कोई डिटेक्ट ले सकते हो, केयरफुली एनालाइज करने के बाद जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपको, अगर इनकी इन्फॉर्मेशन दी जाए तो क्या कुछ एरर आपको मिल रही इसमें कि नहीं मिल रही, ये बताना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल में कुछ एरर है कि नहीं है, इन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ क्या बोला है, लेबर कॉस्ट इज एक्सेप्टेबल बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कह रहा है लेबर कॉस्ट को बेस बनाया गया है इन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को निकालने के लिए, ठीक है। तो यही तो हम लोग भी करते हैं कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसको किसका बेस बनाते हैं, वेजेस का ही बेस बनाते हैं, लेकिन इन्होंने बेस अलग तरीके से बनाया। इन्होंने बेस कैसे बनाया, इधर देखो बेटा, बहुत ध्यान से क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। इधर देखो, इस ऑर्डर में इन्होंने क्या लिखा, 1000 का मटेरियल और लेबर अलग अलग लिखी, कितने की हुई 600, तो ओवरहेड भी कितने लिख दिए, यानी इन्होंने जानते हो क्या दिमाग लगाया होगा कि टोटल वाइज जितने फैक्टर्ड खर्चा हुए हैं उतने के बराबर लेबर ले लेंगे, मतलब 100% ऑफ फैक्टर्ड इज 100% ऑफ टोटल लेबर कॉस्ट, यानी ये डिपार्टमेंट वाइज रेट नहीं निकालना है, डिपार्टमेंट का टोटल वाइज रेट निकालना होगा। और रेट कैसे निकालना होगा, यहां से एनालाइज कर लो, डिपार्टमेंट वाइज तो लेबर अलग अलग, लेकिन टोटल में कितनी लगी 90, ओवर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग, टोटल में कितने लगे 100, तो इन्होंने रेट तो निकाला, वेजेस का रेट निकाला, मतलब फैक्टरी रेट का रेट निकाला वेजेस पे, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए कंबाइंड रेट निकाल लिया ओवरऑल, जबकि रेट डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग निकलने चाहिए। समझ में आई बातें। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड के रेट निकाले जाते हैं, अगर 4 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं तो चारों के रेट अलग अलग निकलेंगे, पिछले 2 सवाल से देख रहे हो। वरना अगर ये करना होता, गलत सद काम करना होता तो 3-3 डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग क्यों लेके चल रहे होते, अब तक हम लोग इकट्ठा कंबाइन करके ना निकाल लेते। तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट, इसीलिए नाम है उसका डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट, और इसे नाम जैसे ये काम कर रहे हैं तो इसे कर देते कंपनी ओवरहेड रिकवरी रेट, पूरी कंपनी के इकट्ठे ही निकाल लो, डिपार्टमेंट वाइज तो निकाल ही नहीं रहे हो तुम, समझ रहे हो। तो ये डिपार्टमेंट वाइज निकाले जाते हैं, खासकर फैक्ट्री ओवरहेड। तो यही इनकी मिस्टेक है, इसी मिस्टेक को सुधार के एक नई कॉस्ट शीट बना के आपको आंसर में देना है। अब देखो सवाल समझ में आया होगा तुम्हें, क्योंकि जब तक सवाल अच्छे से नहीं समझ में आता तब तक आप उसका आंसर समझ नहीं सकते, भले आपको आंसर छाप के काहे किताब में ना मिला हो। ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो सारे आंसर बुक में तो छपे हैं ना सारे, लेकिन इतना ही समझदार होते, इतना ही समझ लेते तो घर बैठ के पढ़ाई ना हो जाती। तो इसलिए क्रिटिकली हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझना पड़ेगा लगाने से पहले। जब भी कोई नया सवाल आएगा डिटेल में समझाया जाता है, इसलिए आप डिटेल में समझ पाओ और आंसर भी समझ पाओ। अब इतना डिटेल में समझा दिया तुमको, अब तुम बुक का आंसर भी खोल के देख लोगे, सब समझ में आ जाएगा। मेन रोल इसका ही होता है कि क्वेश्चन समझाया कैसे गया है।
उसका इंटरप्रिटेशन आपके सही दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, वो सही समझ ले बच्चा तो फिर आंसर कर लेगा। टीचर क्या करते हैं, सीधा सवाल करा देते हैं कि बेटा इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, ये होता है। उससे क्या कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होते, जब कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होते तभी दिक्कत आती। इसलिए अपना पर्पस बिल्कुल अलग है, समझ लो। अपना पर्पस है कि सवाल के साथ 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 में कॉन्सेप्ट भी डेवलप कराए जाए। कॉन्सेप्ट डेवलप जिसके रहते हैं वो किसी सवाल में फंसता जल्दी नहीं। कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होते हैं तो हर सवाल फंसा देता उस बंदे को। एक सवाल नहीं, एग्जाम में 10 सवाल आएंगे, 10 में फंसा पड़ा होगा, थोड़ा बहुत सही करके आ रहा होगा, पर गलत सब फेल हो जाता है। कॉन्सेप्ट सही होंगे, कॉन्सेप्ट सही समझने के बाद क्वेश्चन लगाएगा तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहती है, उससे ज़्यादा दिन तक दिमाग में रिटेन भी रहता है। ये भी समझ लो, कॉन्सेप्ट के साथ कोई चीज़ समझे होगे तो ज़्यादा दिन तक याद रही थी तुमको, और ऐसे सवाल लगा लिए होगे कम दिन तक याद रहे, 5 दिन में भूल जाए आदमी। इसलिए कॉन्सेप्ट का वहाँ भी रिटेंशन पावर को बढ़ा देता है कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक सवाल समझ गए होगे। सवाल में अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो पहले वो पूछ लो, और सारी बातें अगर क्वेश्चन की आपको समझ में आ गई हैं तो फिर आंसर शुरू किया जाए। हाँ बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इन्होंने पूछा क्या आपको कोई डिडक्ट मिली, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि इस सवाल में फॉल्ट ये है कि इन्होंने ब्लैंकेट रेट, मतलब एक रेट निकाल दिया। ब्लैंकेट रेट मतलब सिंपल रेट समझ लो, उसी को ब्लैंकेट रेट या प्री डिटरमाइंड रेट भी कहा जाता है। ओवरहेड का रेट है, लेकिन किस पे निकाला है समझो, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाली, लेकिन ऑल ऑफ 3 डिपार्टमेंट ऑफ द टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो आपको ऐसे लिखना है कि इन्होंने जो ओवरहेड के रिकवरी रेट निकाले हैं वो टोटल वाइज निकाले हैं, और हम लोग को डिपार्टमेंट वाइज निकालने चाहिए, बस इसको लिख देना है। ठीक है, तो लिख देते हैं प्राइमरी फॉल्ट इज देयर, द ओनली प्राइमरी फॉल्ट इज देयर कि ओवरहेड आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट वाइज। तो 2 लाइन में समझ में एग्जामिनर को आ जाएगा। तो ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। हम ये कहना चाहते हैं जरूरी नहीं कि तुम इतना रट के ही जाओ, अपनी भाषा में उसको बता दो कि सवाल में भैया दिक्कत ये है कि इन्होंने टोटल वाइज निकाल दिया है जबकि हमको डिपार्टमेंट वाइज निकालना है। अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में लिख दो, एग्जामों को समझ में आ गया तो ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना है, आप सिंपल लैंग्वेज में भी अपनी कहानी लिख सकते हो। आपको यही लिखना है कि भैया जो ओवरहेड निकाले जाते हैं वो डिपार्टमेंट वाइज निकाले जाते हैं, ना कि सारे डिपार्टमेंट का टोटल करके, ये लिखना है। समझ गए? और फिर आपको निकाल के सवाल लगा देना है। तो अब देखो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट। क्या निकाल रहा हूँ? डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट। और इस सवाल में देखो तो फैक्ट्री ही ओवरहेड और कोई है नहीं, तो यहीं पे हम लिख देते हैं डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट। 10 बार तो निकालना नहीं कि हम फिक्स का अलग निकालें, इसका अलग निकालें, तो फैक्ट्री का निकाल देते हैं। 3 डिपार्टमेंट है ए बी सी, तो डिपार्टमेंट ए का अलग निकलेगा, डिपार्टमेंट बी का अलग निकलेगा, और डिपार्टमेंट सी का बेटा निकलेगा अलग। निकाल लो रेट। रेट निकालने के लिए यही तो चाहिए होता है, फैक्टर्ड ऊपर, लेबर कॉस्ट नीचे, इंटू 100। तो 20,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा रेट 50%। 40,000 डिवाइड बाई 20,000, ऊपर हमेशा ओवरहेड रहेंगे, ध्यान रखना। %200, और तीसरे वाले में 30 डिवाइड बाई 30, अब जॉब की कॉस्ट शीट बना देते हैं। जॉब में 1000 रुपये का मटेरियल लगा है, ठीक है। लेबर की बात करें तो इसमें इतने की लेबर लगी, इसमें इतने की लेबर लगी, इसमें इतने की लेबर लगी, सवाल में दे रखा है। जोड़ देंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 1600, ये सब सवाल में दे रखा, जोड़ जाड़ के लिख दिया। और आपको फैक्टर्ड कैसे निकालना है? इन लेबर कॉस्ट का, इन लेबर कॉस्ट का वो वाला परसेंटेज जो ऊपर निकाला है, रिकवरी रेट 50, 200 और 100। तो यहाँ आ जाएगा आपका 200, यहाँ कितना आया 560, और यहाँ कितना आया 60। टोटल बताओ कितना हुआ?
2420 ये टोटल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस तक नहीं निकाल पाओगे क्योंकि प्रॉफिट किस हिसाब से कैलकुलेट करना वो सवाल में नहीं दे रखा, तो आप इसलिए कॉस्ट तक बता पाओगे, इसलिए बोला भी है कि रिवाइज कॉस्ट बताइए, वरना प्राइस भी निकलवाना होता तो आगे बोल देता कि प्राइस भी निकालो, आपको 10% प्रॉफिट चार्ज करना है। वो नहीं निकलवाना तो नहीं बोल रहा। क्लियर है? कोई समस्या हो तो बताओ। यहाँ तक शुरुआत में अगर आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा तो यहाँ बोल रहा था कि हम अंडर प्राइस चल रहे हैं। अंडर प्राइस का मतलब किसी चीज़ का कम प्राइस रख रहे हो आप। जो नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं देखो कम प्राइस रखते हैं, इसको कहा जाता है कि आप अंडर प्राइस चार्ज कर रहे हो। तो इनकी टोटल कॉस्ट हो 2420 रही सही तरीके से, गलत तरीके से निकाला तो 2200 आई। पता है इस कॉस्ट को दिमाग में रखे 2300 में बेचे दे रहे हैं प्रोडक्ट, तो ये समझ रहे हैं कि 100 कमा रहे हैं, उल्टा इनका घाटा हो रहा है। कॉस्ट निकल रही 2420 हो, तुम 2300 में बेचे पड़े हो, तो 120 उल्टा गंवा रहे हो। यही तो है कॉस्ट अकाउंटिंग। सही तरीके से कॉस्ट नहीं निकल पे आई तो प्राइस सही नहीं निकल पाएगा, और सही प्राइस डिसाइड नहीं हो पाया तो जो कमाने के चक्कर में पड़ पड़ा गंवा वहाँ वापस आ गए। एक साल भर काम किया, कंपनी चलाई, ऊपर से लुट गए, 2-3 करोड़ का नुकसान हो गया। तो ये रोल है कॉस्टिंग का, समझ पा रहे हो? तो कॉस्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पहले की चीज, ठीक है? पहले ये होती, तब प्राइस डिसाइड होते हैं, तब प्रोडक्ट बिकता है, तब जाके प्रॉफिट आता है। और कहीं यही सही नहीं हुआ तो सेलिंग प्राइस सही नहीं निकलेगा, सेलिंग प्राइस सही नहीं निकला तो सेल सही नहीं आएगी, कम हम सेल लेकर बैठे होगे, और सेल सही से रिकवर नहीं हुई तो नुकसान तो तय ही है। समझ में आ रहा है? ऐसे तो इसलिए कॉस्टिंग का अहम रोल होता है प्रोडक्ट की प्राइसिंग में। क्लियर हो गए? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं हुई? एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बड़ा क्वेश्चन पढ़ लिया। ये थोड़ा सा आसान सवाल है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ बोल रहा है, देखो पहले एक डिटेल दी, इससे कह रहा है कॉस्ट शीट बनाओ, तो ये डेटा तो ऊपर लिखा नहीं बी वाला, तो इसका मतलब यहाँ तक का काम तो ऐसे ही करना है, हमको नीचे नहीं पढ़ना। पहले वो बना लेते हैं फिर आगे बात कर लेते हैं, लेकिन आगे का पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि सेकंड वाला काम करने के लिए पहला वाला बेसिस बनेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आगे, उसी हिसाब से यहाँ फ्रेमिंग होगी। आगे पढ़ लेते हैं। एक आपके पास वर्क ऑर्डर आता है, तो चाहे जॉब बोलो चाहे वर्क ऑर्डर बोलो एक ही बात है। तो एक वर्क ऑर्डर आता है 21-22 में, ठीक है, और इसमें मटेरियल लगेगा बेटा 12 लाख रुपए का, लेबर लगेगी 7.5 लाख रुपए की। तो इस काम में ये पता है कि हमको मटेरियल कितने का लगना है, लेबर कितने का लगना है, पता कहीं नहीं होते ओवरहेड, वही तो मेन रोल है। फिर इन्होंने बताया है कि प्राइस इस वर्क ऑर्डर का क्या रखा जाए, इफ फैक्ट्री इंटेंड टू अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, मतलब पिछले साल जिस रेट में प्रॉफिट हुआ था उसी रेट का प्रॉफिट यहाँ पे लेना है सेम। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप पिछले साल का निकाल लोगे, वही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यहाँ भी चलेगा आपको जॉब में। चलो
आगे बोला है एज्यूमिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैज गॉन अप बाई 15%। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे 15% से। आगे बात करते हैं फैक्ट्री रिकवर। अब ये बता रहा रिकवरी किस स्टाइल पे हो रही है, अब तक के सवाल में नहीं बताई था। तो आपने क्या देखा था, क्या फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस और सेलिंग ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कॉस्ट। ये ज्ञान यहाँ नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ सवाल खुद बता रहा है कि कैसे रिकवरी करनी। हो सकता है वही लिखे लेकिन वो नॉलेज वाला ज्ञान यहाँ नहीं लगाना क्योंकि सवाल खुद बता रहा है। क्या बता रहा है सवाल, पढ़ते हैं। फैक्ट्री रिकवर फैक्ट्री ओवरहेड ऑन अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये तो अच्छा है कि वही ज्ञान ये भी बताएंगे ना, लिख सकते थे फैक्ट्री रिकवर एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तब हम मटेरियल लगाते इस सवाल में। और एडमिन और सेलिंग दोनों निकाले जाएंगे वर्क कॉस्ट के परसेंटेज में। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, मतलब ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, किसको बेस बना के करोगे, वो बता दिया गया है। ठीक है, तो आओ पहले प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट बना देते हैं। प्रीवियस ईयर में मटेरियल 9 लाख रुपए इसका लगा है, वेजेस जो हैं वो 7,50,000 के लगे हैं। ठीक है, इन दोनों का सम बताओ बेटा कितना हुआ, 1650 यानी 16,50,000 इंग्लिश में, हिंदी में 1650। और फैक्ट्री ओवरहेड है 4.5 लाख रुपए के यानी 4,50,000 के। टोटल हो गया हमारा 21 लाख यानी कि 21 लाख। और इसके बाद अगर देखो तो ऑफिस बोलो एडमिन बोलो एक ही बात होती, इतना तो जानते ही हो। 4,20,000 टोटल। हाँ बेटा, हाँ वही कर रहे हैं 25,20,000। इसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 5,25 के हैं। और प्रॉफिट भी सवाल में दे रखा है, कितनी मजे की बात है, 6,09,000। तो इसको बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं, हर बच्चा छाप के बना देगा। तो ऐसे सवालों में इस चीज़ के कम नंबर होते हैं क्योंकि हर बच्चा सही करेगा। समझ में आ रहा हूँ, एग्जाम में बड़ा चालाक है, जो हर बच्चा सही करेगा वो देता है कम नंबर का। जो समझ के चलता है कि 50% ज़्यादा बच्चे गलत करेंगे उसको थोड़ा ज़्यादा नंबर का देगा। और जो जानता है यार कम है बच्चे सही कर पाएंगे उसके नंबर बढ़ा के लिखता है। समझ लो, तो इसलिए उन चीज़ों की वैल्यू नहीं है ज़्यादा जो हर बच्चा सही करेगा, उन चीज़ों में ज़्यादा वैल्यू है जो खाली तुम सही कर पाओगे बाकी लोग गलत करेंगे, वहाँ वैल्यू समझ में आएगी। हाँ समझ लो, इसलिए जहाँ डिटेलिंग की ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा डिटेल में बताया जा रहा है आपको, क्योंकि वहीं पे गलती होने के ज़्यादा चांसेस हैं। वो पार्ट अगर निकाल दोगे तो गलती होना एकदम गलत ख़त्म हो जाएगा, वो पार्ट ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। जैसे 11th-12th की बात करें तो बच्चा अगर फाइनल अकाउंट पढ़ रहा होता है तो एडजस्टमेंट उसको पता हो, कहाँ कहाँ जोड़ेंगे, कितना घटाएंगे, कैसे निकाला जाएगा, कहाँ प्लस माइनस होगा, कहाँ लिखेंगे। चाहे पूरा सवाल लगाए प्रैक्टिस करे चाहे ना करे, कोई नया सवाल आए एडजस्टमेंट देख ले क्या क्या है, वो अगर पता है हमको कि कहाँ जोड़ेंगे, कहाँ घटाएंगे, क्या करेंगे। सवाल ना भी लगाए अगले सवाल पहुँच जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, सवाल सामने आए कर लेगा। फंसती गाड़ी तो एडजस्टमेंट में। 5 एडजस्टमेंट एग्जाम में आए कहीं न रे, 3 तो बुक वाले, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और क्लोजिंग स्टॉक, 2 नए डेल दिए, सब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। समझ लो, ये जिनकी प्रैक्टिस नहीं करके गया होगा, बुकों में होते हैं लेकिन आधा बच्चा आधा पढ़ता है। अब लास्ट एकदम आखिरी वाले सवाल में उसने दे रखा था कि ये हमारा एक स्टॉक था 10,000 रुपये का, उसमें आग लग गई, जल गया, इंश्योरेंस क्लेम 6,000 का मिला। बच्चा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहता रहे छोड़ो तो 3 सवाल छोड़ो, इतना तो पढ़ नहीं लिया, 100 सवाल में 95 तो लगा ही लिया। अब वही एडजस्टमेंट एग्जाम में आ गया, कहाँ कर पाएगा वो बच्चा, खुद बताओ तो। इसलिए जो चीज़ें टिकी हैं, जो चीज़ें कठिन हैं, वो ज़्यादा चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि वहाँ से तुम नंबर फेच कर पाओगे। 80% बच्चे गलत करके आएंगे, वो फेल हो जाएंगे, और पास परसेंटेज है ऐसा है 15-20%। समझ लो, इसी स्टाइल में चलता है इंस्टीट्यूट। तो इसलिए हर चीज़ को समझ के काम करना है, आपके लिए बेस्ट होगा।
जल्दबाजी के चक्कर में पड़ोगे फटाफट तो गलत हो जाएगा। अब इनसे निकाल लेते हैं बेटा परसेंटेज। तो एक एक परसेंटेज आपको बताए जा रहे हैं। तो पहले निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन किस पे। यहाँ ये अच्छाई है कि दो तीन ठोरे डिपार्टमेंट नहीं, तो अलग अलग ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट वाला ज्ञान यहाँ नहीं हुआ। निकाल लेते हैं इसके बिहाफ पे। अब ये निकालना तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं एक बार, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाई डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। तो फैक्ट्री ओवरहेड हैं आपके कितने 450 और ये हैं आपके 750, इनटू कर दो 100, कितना हुआ 60%। इसके बाद निकालेंगे परसेंटेज ऑफ एडमिन ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड। चलो ऑफिस यहाँ लिखा है तो ऑफिसर लिखेंगे हम, ऑन वर्क कॉस्ट। फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑफिस ओवरहेड यानी 4,20,000 डिवाइड बाई वर्क कॉस्ट इनटू 100, 20%। परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और ये भी आपको किस पे निकालने हैं, इस सवाल में बोला है वर्क कॉस्ट पे तो वर्क कॉस्ट पे निकालो, ना बोलता अगर तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे निकाल देते, ठीक है। अगर ना बोलता तो उस पे निकाल देते, ये लॉजिक होता है। तो भैया यहाँ हो गया 5,25,000 और डिवाइड बाय कितना 21 लाख इंटू 100, 25%। और एक और निकाल लो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकाल लो। तो प्रॉफिट हुआ है 6,09,000 का और कॉस्ट कितनी आई है 30,45,000। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ टोटल कॉस्ट से बताना, 16.67। 16.67 कहाँ आ रहा है, 20% आ रहा है। ट्वेंटी आ रहा है 20। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक, बताओ बेटा। अब यही चीज़ यहाँ अप्लाई करानी है करंट ईयर की कॉस्ट शीट में, जो वर्क ऑर्डर की बना रहे हो। ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस्ट शीट ऑफ वर्क ऑर्डर या जॉब कॉस्ट शीट लिखते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट शीट हमने करंट ईयर का लिख दिया है, ऐसे भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो कॉस्ट शीट ऑफ वर्क ऑर्डर, बात ही वही। अब उस ऑर्डर में देखो क्या बोला गया था, मटेरियल कितने का लग रहा था ऑर्डर में, और वेजेस कितने की लग रही थी, टोटल कितना हुआ। फैक्टर्ड कैसे निकालोगे, वेजेस का 60%, जितनी वेजेस यहां निकली है इसका कितने परसेंट 60%, टोटल कर दो। और यहां कैसे निकालोगे, वर्क कॉस्ट का ये 20% और ये 25%, 480, ये हो गया 2880, ये कितना हुआ। अब इसमें चुनना, यहाँ बोला था कि इसको 15% से बढ़ा देंगे, बस सवाल में एक छोटी सी मिस्टेक है, सवाल में इंस्टीट्यूट की मिस्टेक है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और गॉन अप बाई, यहाँ लिखना होना चाहिए था 15% ऑफ वर्क कॉस्ट, जो नहीं लिखा है। तो ऐसे करके लिख लो तब एकदम करेक्ट आंसर आएगा, 15% ऑफ द वर्क कॉस्ट। अब इसका क्या अर्थ हुआ ये समझो। अभी जो करंट में, इधर देखो, करंट में जो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा और सेलिंग और खर्चा हो रहे हैं वो वर्क कॉस्ट का 25% है। तो अभी खर्चा हो रहा है वर्क कॉस्ट का 25%, बढ़ाना कितना है 15% वर्क कॉस्ट का, एक टोटल कितना हो गया 40% वर्क कॉस्ट का। समझ में आ गया। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो सेलिंग परसेंटेज ऑफ सेल्स ओवरहेड ऑन करंट ईयर कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट प्रीवियस ईयर, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर में कितना है 25%, किसका वर्क कॉस्ट का।
और इसमें हमें इंक्रीज करना है कितना, इंक्रीज करना है कितना, इंक्रीज करना है 15% वर्क कॉस्ट का ही इंक्रीज करना है। तो यानी नए आ जाएंगे 40% ऑफ वर्क कॉस्ट। सिर्फ 15% लिखने से समझ में आ रहा था कि ओवरहेड पहले निकालेंगे फिर 15% और जोड़ दें, जो गलत हो जाएगा। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो यहां आप डायरेक्टली करोगे कितने परसेंट बेटा, 40%। $9,60,000। तो क्वेश्चन की यहां खराबी थी जिसको हमने सही करा दिया। सिर्फ 15% अगर लिखा होता तो जानते हो फिर कैसे करते, इसका 25% निकालते, फिर एक अमाउंट आ जाता, फिर उस अमाउंट में 15% और जोड़ देते। 15% समझ में आ रहा है कि जितने नॉर्मली लगने चाहिए उसका 15% और लगेगा। तो पहले कैलकुलेट करेंगे फिर 15% हाइक करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 15% बढ़ाना भी वर्क कॉस्ट का था, ओरिजिनल वाला भी किसका था, 25% वर्क कॉस्ट का, बढ़ाना भी था 15% वर्क कॉस्ट का। इसका टोटल हो जाएगा 40% ऑफ द वर्क कॉस्ट। जोड़ दो, कितना आया, 38,40,000। प्रॉफिट चार्ज करना है इस टोटल कॉस्ट का 20%, 7,68,000। तो ये सेल आ जाएगी, या इसी को बोल सकते हैं प्राइस ऑफ वर्क ऑर्डर। जो हमारे पास वर्क ऑर्डर आया है उसी का ये सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ वर्क ऑर्डर 46,08,000। समझ गए? कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। तो ये एक टाइप का ये वर्किंग नोट बन जाएगा आपका, ये वर्किंग नोट। और इसी वर्किंग नोट की सहायता से ये वाली चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि हमने ये 40% कैसे लिख लिया था। यहाँ तक क्लियर है? अब इस टॉपिक में देखो तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 लगा लिया, 4 लगा लिया, 3 लगा लिया और उधर फर्स्ट लगा लिया। एक बीच में छूटा है 2 और एक छूटा है 6। आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। हाँ बेटा दिला दो जाके। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो बेटा बाकी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है, 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है 100 यूनिट का वर्क ऑर्डर आता है आपके पास। चलो बहुत अच्छी बात है। 4 डिफरेंट मशीन से पास होगा। मशीन आर रेट सवाल में दे रखे हैं कि एक मशीन पे इतनी देर काम होगा तो ₹1.25 पर घंटा खर्चा होगा। मशीन आर रेट का मतलब क्या होता है, मशीन पे 1 घंटे काम हो तो क्या रेट लगेगा। तो इस मशीन पे अगर 1 घंटे काम होगा तो 1.25 की कॉस्ट आएगी। इस मशीन पे 1 घंटे काम होगा तो 2.50। इस मशीन पे 1 घंटे काम होगा तो ₹3 खर्च होंगे। इस मशीन पे 1 घंटे काम होगा तो ₹2.25। यही मशीन आर रेट का मतलब होता है। तो मशीन आर रेट के हिसाब से ही रिकवरी होती है फैक्ट्री ओवरहेड की। यानी इसमें लग रहा कौन सा मेथड, मशीन आर्स वाला मेथड। अब ओवरहेड का चैप्टर पढ़ चुके हो तो आप एनालाइज कर पा रहे हो। ओवरहेड निकालना बहुत सिंपल, देखेंगे कितने घंटे काम हुआ और इस रेट से गुणा कर देंगे, फटाफट आ जाएगा। वही तो सवालों में अब भी दे रखा था, लेकिन अभी तक आप तुमको मशीन आर रेट सवाल में लिखा नहीं था तो नहीं समझ पाते थे। यही तो है, यहाँ पे भी लिखा ये ₹2.5 पर आवर लिख देता है, मशीन आर रेट ₹2.5। तो तुम्हारा जोर पड़ता कि अच्छा ये मशीन घंटे वाला रेट है। रेट तो वही है मशीने का, समझ रहे हो। तो मशीन आर रेट फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के काम में प्रयोग होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। एक हमारे पास वर्क ऑर्डर आता है। वर्क ऑर्डर में मटेरियल 8,000 का लगेगा, वेजेस 500 का लगेगा।
ठीक है, वेजेस 500 की लगेगी। मटेरियल के बारे में एक ये कहानी लिखी, ये पढ़ लो लाइन। लिखा है 400 का मटेरियल एक्सेस, सरप्लस का मतलब एक्सेस पाया गया और स्टोर को वापस कर दिया गया, यानी मटेरियल कंज्यूम जो हुआ वो सिर्फ 7600 का हुआ। 8000 का आया तो था स्टोर से, लेकिन 400 स्टोर वापस भेज दिया गया। कंज्यूम यानी कि खर्च कितना हुआ, सिर्फ 7600। लेबर जो है बेटा वो 500 की लग रही हैं, तो प्राइम कॉस्ट कितनी हो गई, 8100 की। मशीन आर रेट दे रखे हैं, तो मशीन आर रेट भी तो एक रिकवरी का रेट होता है, रिकवरी रेट गिवन है, इसलिए पास्ट ईयर की कॉस्ट शीट बनाने का प्रेशर अपने ऊपर नहीं आ रहा। समझ पा रहे हो? इसलिए यहाँ देखो एक के में आंसर निकल जाएगा, पिछले साल के नहीं बनाना, क्योंकि रिकवरी रेट दे दियो तो पिछले साल का क्यों बनाएंगे फालतू में हम। तो रिकवरी रेट दे रखे हैं और किस किस मशीन पे कितने घंटे काम होगा वो भी दे रखा है। 200 आवर्स, 160 आवर्स, 240 आवर्स और 132 आवर्स रेट भी दे रखे हैं। रेट से कर देंगे मल्टीप्लाई, 1.25, 2.50, 3 और 2.25। कितना आ गया, 250, ठीक है, 720 और 297 अप्रॉक्सीमेटली। इनका ग्रैंड टोटल बताओ कितना हुआ, इनका ग्रैंड टोटल बताना है। 9767, 9767। ऑफिस वर्ड कैसे वसूले जाएंगे सवाल बता रहा, इधर देखो। अरे सुनो तो पहले, ऐसे कैसे। ऑफिस वर्ड आर यूज टू बी 40% ऑफ वर्क कॉस्ट, बट ऑन अकाउंट ऑफ ऑल ओवर राउंड द कॉस्ट ऑफ एडमिन इतना इतना फलाना धमाका 50% राइस आ जाएगा ऑफिस ओवरहेड में। अब सीधा 40 और 50 जोड़ के 90 ना कर देना, क्योंकि तब ये करते जब ऐसे लिखा होता कि इंक्रीज होंगे 50% ऑफ द वर्क कॉस्ट, तो फिर 90% ऑफ वर्क कॉस्ट हो जाता। अब ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा, पहले आपको 40% निकालना है, जब अमाउंट आ जाए तो 50% और जोड़ देना। या फिर दूसरा तरीका है कि इस 40 में 50% ऐड कर लो, 50% 40 का निकाल के ऐड करना, मतलब 40% और 50% का मतलब आधा समझो, यानी 20% बढ़ जाएंगे, मतलब 60% हो जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा समझ में नहीं आता, आप पहले क्या करो 40% निकालो और जब आ जाए अमाउंट तो 50% और जोड़ देना। तो दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, दोनों में आपको समझ के चलना कि कब वाली लाइन लिखी होगी तो वैसे काम करेंगे, या लाइन लिखी होगी तो ऐसे काम करेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ देखो कैसे निकल रहा है, जितनी भी आपकी वर्क कॉस्ट आई होगी, वर्क कॉस्ट आई होगी, इसका पहले 40% निकालो और बताओ कितना हुआ। पहले इसका 40% निकाल के बताओ कितना हुआ अमाउंट। 390, तो 7 पकड़ लेते हैं राउंडिंग ऑफ करके थोड़ा सा, ठीक है। 3907, 6.8 आया तो 7 कर लिया, उसको राउंडिंग ऑफ करके, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें अब 50% और बढ़ा दो, इसी का 50% बढ़ा दोगे तो कैलकुलेटर में आप ये लिखा रहने दो, प्लस का बटन दबाओ, 50 लिखो, परसेंटेज का बटन दबाओ, फाइनल उत्तर आ जाएगा 5861, ठीक है। राउंडिंग ऑफ में से लिटिल बिट चेंज आ जाएगा, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, एक आध रुपए में कुछ आंसर नहीं काट दिया जाएगा एग्जाम के अंदर। जैसे बुक वालों का यहाँ 5860 आया है, इतना सा फर्क है उसमें, इतना कुछ राउंडिंग ऑफ की वजह से हल्का फुल्का ठन्नी चवन्नी इधर उधर जा सकती, उससे आंसर मतलब एग्जाम में नंबर नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। कि मान लो किसी ने कैलकुलेट करके यहाँ राउंडिंग ऑफ नहीं किया, यहाँ ज़्यादा आ गया चवन्नी ठन्नी, यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे की बात, तो चवन्नी ठन्नी का रोल नहीं है, यहाँ चवन्नी ठन्नी में गेम ही चल रहा है, यहाँ रोल है, समझ रहे हो। इसलिए ये सब राउंडिंग ऑफ करके नहीं लिखे गए हैं कि आदमी कहते 1 रुपये 25 पैसे, 1 रुपया लिख दे, इसको 1 रुपया लिख दे, समझ रहे हो। जब हज़ारों में चल रहा होगा तो चवन्नी ठन्नी कोई मतलब नहीं, और जब रेट ही ऐसे 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपया, तो चवन्नी ठन्नी 10-10 पैसे का मतलब है। जो करोड़ों में व्यवसाय कर रहा होगा उसके लिए 2-4-50 हज़ार रुपये इधर उधर हो जाए कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन जो हज़ारों में व्यवसाय कर रहा है उसके 2-4 हज़ार रुपये चले जाएंगे तो दिक्कत, ये समझ के चलना है आपको।
तो यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं होता, खासकर जब अमाउंट ज़्यादा। टोटल कर लो बेटा, कितना हो बताओ ज़रा। 15,628, बहुत अच्छी बात है। इस सवाल में एक नया पॉइंट देखने को मिलेगा, उसी पॉइंट की वजह से तो सवाल कराया जा रहा है। सबसे खतरनाक पॉइंट है ये, इसको लिख देना मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब समझ लो, ये नहीं कि एग्जाम में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये सवाल करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझ में नहीं आया तो सवाल नहीं हो पाएगा। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है, बच्चे को बता दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब यही आएगा एग्जाम में। अगर इतना ही हमको पता होता कौन आ रहा होता तो पढ़ाते थोड़ी ना, क्वेश्चन पेपर बेचते। समझ लो, वो महंगा बिकता। 20-25 हज़ार का एक पेपर बेचते, सीधा बिक जाता, लेने वाले खरीदते जिनको जरूरत है। और ना सस्ता बेचते तो झुंड में हर बच्चा खरीदता। 100 रुपये बेचते, पता लगा इंटरमीडिएट में 30,000 बच्चा है, 30,000 इंटू 100 कर लो, इतना पैसा आ जाता खाली 100 रुपये में बेचते तो। हाँ, तो इसलिए तो कह रहे हैं कि अगर यही पता होता किसी भी चीज़ को तो वो पेपर बेचता, चाहे हम होते कोई और होता। वैसे हम ना बेचते, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे एथिकल नहीं ना, तो क्यों बेचते। फिर भी तुम लॉजिक बनाओ, अगर बिजनेसमैन की नज़र से देखो तो आदमी पता हो कि क्या है तो वो बता ही देता तुमको, वो वाला काम कर लेता, तुमको पता चल जाता, वही 4-6 सवाल लगा लेता, आदमी पास हो जाता। क्योंकि आदमी शॉर्टकट ढूंढता है। हम कहते कि नॉलेज के हिसाब से पढ़ो, बच्चा ही नहीं सोचता भाई, इतना कहता अबे पास हो जाए पहले, नॉलेज तो बाद में आ जाएगी। नॉलेज बाद में नहीं आती, जब पढ़ाई का समय है तब तुम अगर नॉलेज नहीं बटोर पाओगे तो बाद में कैसे बटोर पाओगे। बिजनेस में पढ़ जाओगे, काम धंधे में पढ़ जाओगे, वहाँ नौकरी करने जाओ, तुम्हें कहाँ पढ़ाई का समय मिलेगा। तो नॉलेज बटोरने का ये समय है। इस समय जितनी नॉलेज बटोर लोगे उतना आगे काम में आएगा। इस समय जितनी काम चोरी करोगे उतनी ज़्यादा तपस्या करनी पड़ेगी तुम्हें काम में, ये समझ लो तुम। उतना ज़्यादा प्रेशर दे के काम होता है। वही चीज़ किसी काम करना आता हो, किसी कार चलानी आती है, चाबी दे दोगे तो भैया थोड़ा ये काम करके चले आओ, आसान लगेगा, वो मज़ा आएगी उसको। कहता कार चलाने को मिल गई इसी मामले में, ऐसे तो रोज बाइकें चलाते हैं, आज सर की कार चलाने को मिल गई, एक्साइट हो जाएगा और मज़ा आएगी। तुम नहीं चला पाते हो, तुम ही चाबी देंगे, डर भी लग रहा है, कार ठुक गई होके जाएंगे अलग से। समझ लो, चलाना आता नहीं, हम पहुँचेंगे जिंदा वो भी नहीं पता है। तो जिसको काम आ रहा होता है उसको और काम करने में मज़ा आता है, जिसको काम करना नहीं आता उसको काम पहाड़ जैसा लगता है। इसलिए आपको सीखने की ज़्यादा नीड है। चलो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, वापस आ जाते हैं अपने ट्रैक पे। ये पॉइंट है बेटा, समझाना है बहुत जरूरी है, बहुत बारीक बारीक बातें होती, छोटी छोटी। ऑफिस वाइज डिपार्टमेंट वाइज निकाले ना, देखो डिपार्टमेंट होते हैं नॉर्मली प्रोडक्शन के, समझ लो। ऑफिस के अंदर डिपार्टमेंट थोड़ी ना होते हैं, ऑफिस में सारे ऑफिस का खर्चा एक साथ होता है, समझ लो। तो जो डिपार्टमेंट ABC लिखे होते थे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते थे टेक्निकली, समझो। तो फैक्ट्री केस में काम में आते हैं। ऑफिस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में डिपार्टमेंट वाइज कुछ होता ही नहीं। समझ में आ गया? आगे बताया जाए, ये पॉइंट ऑफ पढ़ लेते हैं, इसको समझ लोगे तो सवाल पार है, एकदम लास्ट स्टेज पे है सवाल। ये पार कर लिया, सवाल उस पार निकल जाएगा। आओ पढ़ते हैं क्या लिखा है, इंग्लिश पढ़ाते हैं। मोर एवर it is known that 10% of the production will have to be scrapped, यानी ये समझ में आ गया कि 10% प्रोडक्शन खराब हो जाएगा। इतनी हिंदी समझदार नहीं हो, इतना समझ लेते होगे। क्यों हो रहा है ये समझो। एज नॉट बीइंग अप टू द स्पेसिफिकेशन एंड द सेल प्रोसीजर बाद में पढ़ना। एज नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन मतलब जैसा कस्टमर ने स्पेसिफाइड किया था ये प्रोडक्ट वैसा नहीं बन पाया है, इसलिए रिजेक्टेड प्रोडक्ट है। ये कह रहा हम नहीं लेंगे, उठा ले जाओ अपना, ठीक है। ये तो वो बात हो गई जहाँ प्रोडक्ट बनते हैं एक एक चीज़ देख के लेगा। जैसे आलू खरीदने गए तो 100 किलो आलू लेकर बैठा हुआ है, कोई छाँट के 5 किलो ले जा रहा, कोई 2 किलो, आखिरी का 1 किलो जो कोई छाँट के नहीं ले जा रहा वो हो गया स्क्रैप। अब बात समझ लो, वो कौन ले जाता है? रात में आता है समोसे वाला, वो ले जाएगा जिसके समोसे तुम खाते हो सुबह सुबह। बात समझ लो। तो जाती होटल इंडस्ट्री में
जिसमें बाहर दिखता नहीं आदमी क्या खा रहा है, काला पीला भरा हुआ मटेरियल समोसे के अंदर। वो काला कहाँ दिख रहा है कि आलू वाला काला है कि मसाले की वजह से काला है, ये कहाँ पता चल पा रहा बताओ हमें। खा लेते हैं हम लोग, अलग की बात है, छोड़ो। तो यानी इसका अर्थ समझाने के लिए समझाया है कि जो कस्टमर के हिसाब से नहीं बन पाया तो कस्टमर क्या कर देता, मना कर देता, भैया ये नहीं ले पाएंगे। अब कोई स्पेसिफिकेशन बना गया है कि ऐसा ऐसा बना देना, 1000 प्रोडक्ट बना दो, वैसा नहीं बन पाएगा तो क्यों लेगा आदमी, मना कर देगा कि भाई ये हटाओ, ये नहीं सही बना, वापस कर देंगे, बाकी सही वाला ले लेगा। तो जब ये काम ही स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है और हमने कहा भाई बच्चों के लिए 50 कुर्सी बना दो इसी इसी करके, इतनी ऊंची इतनी टेढ़ी इतना सब बता दिया हैंडल लगा के। अब जब बना के लाया तो 5 कुर्सी टेढ़ी मड़ी बना के लाया, हम कहे लेंगे, या तो कहेंगे 5 नहीं लेंगे, या तो कहो सही बना के लाओ तब लेंगे। टेक्निक समझ लो। तो कोई खराब प्रोडक्ट होगा क्यों लेगा, रिजेक्ट कर देगा आदमी, वापस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही हुआ है कि हमने जो बनाया है 10% प्रोजेक्ट क्या हो गया है, वो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन की वजह से नहीं बन पाया, जैसे उनकी ज़रूरत थी वैसा नहीं बना पाए, तो वो हमें स्क्रैप करना पड़ रहा है, कबाड़ में बेचना पड़ रहा है। अब मुद्दा है कि उससे जो रिकवरी होगी, क्योंकि कबाड़ बेच के पैसे आएंगे, अभी तक पैसे खर्च हो रहे थे, सब जोड़ रहे थे, फटाफट फटाफट जोड़ते जा रहे थे, अब वो पैसा वहां से आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस। तो माइनस का लॉजिक समझ में आया होगा, जहां कॉस्ट लग रही है प्लस करते जा रहे हैं, जहां रिकवरी की बात हो रही है वो माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां माइनस किया जाएगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। दूसरी बात, पैसा कैसे निकालें, कह रहा है जितना यूनिट स्क्रैप्ड होगा, फिर समझना एंड की बात की अंग्रेजी बहुत खतरनाक है, इसी से रियल मीनिंग निकल के आप आंसर निकाल पाओगे। एंड की बात की चीजें पढ़ रहे हैं, ये वाली बात नहीं, कह रहा है द सेल प्रोसीड ऑफ द स्क्रैप प्रोडक्ट, जो स्क्रैप आउटपुट हुआ है 10% वाला, पूरा नहीं, इससे कितना सेल में करके मिल पाएगा, ओनली विल बी द 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। तो क्या करें, कॉस्ट ऑफ सेल का 5% निकाल दें। अगर डायरेक्टली केवल कॉस्ट ऑफ सेल का तुमने 5% निकाला तो गड़बड़ है, क्योंकि जो स्क्रैप हुआ उसकी कॉस्ट ऑफ सेल का 5% रिकवर होगा। अगर 10 पंखा बनाए हैं तो जो एक पंखा खराब हुआ है उस पंखे में जो कॉस्ट लगी है उसका सिर्फ 5% वसूल हो पाएगा, ये कहना चाहते हैं। सारे का थोड़ी ना 5% मिल जाएगा, सारा स्क्रैप है, कहाँ कर रहे हो। तो देखो ये कॉस्ट ऑफ सेल है पूरे की, पहले आप 10% के निकालो, तो ये जो आया इधर देखो, ये जो आया क्या है, कॉस्ट ऑफ, ऐसे नहीं बोला जाता स्क्रैप, ये बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप्ड आउटपुट। टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको, इतना मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा अमाउंट, उस अमाउंट को क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप्ड आउटपुट। और जितना कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप आउटपुट हुआ है इसका 5% ही रिकवर हो पाएगा। समझ में आया। अब मल्टीप्लाई करके फिगर बताओ। 78, ये माइनस करना है, जोड़ मत देना। कितना आ गया, 15,550। प्रॉफिट कह रहा है 20% लेना है टोटल कॉस्ट का, तो भाई 15,550 का 20% ले लो, 3110 टोटल कर लो, 18,650। अगर पर यूनिट का निकालना है तो 18,660 को 100 से डिवाइड कर लो। अगर पर यूनिट निकालना है तो सवाल में बोल नहीं रहा था कि पर यूनिट भी निकालना है, अच्छा बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ अ यूनिट निकालो, तो 1 यूनिट का हमने निकाल दिया। समझ गए। तो मेन खेल जो इसमें है, असली खेल इन दोनों पॉइंट में है। बच्चा यहाँ गड़बड़ कर सकता है, बच्चा यहाँ गड़बड़ कर सकता है। इन दोनों पॉइंट में अगर गड़बड़ नहीं किया तो फिर सवाल पार है, फिर क्या दिक्कत है, समझ लो। तो यही 2 पॉइंट है असली, ये सही हो जाए आपका और ये सही हो जाए। ये सही हो गए तो बाकी और इस सवाल में कुछ गड़बड़ होने के चांसेस नॉर्मल बच्चों से नहीं दिखाई पड़ते हैं। जैसे कहा था ना आदमी गलती नहीं करता, तो आदमी से गलती नहीं होगी। अब जानवर है आदमी तो क्या कर सकते हैं, तब तो कहीं भी गलत कर सकता है। कहो यहीं 400 ना घटा, इसी में गड़बड़ हो गया, तो इतना नहीं मानते कि इतना बेवकूफ़ है कोई, उतना तो कर ही देता है।
गड़बड़ होने के चांसेस कहाँ हैं, यहाँ और यहाँ। तो समझ के चलना है कि भैया कहाँ गड़बड़ी हो सकती है, उसको ज़्यादा केयरफुली काम करेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी?